तो बच्चों आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, पाठ 8। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं। बच्चों, जनन का मतलब होता है जब कोई भी जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। जैसे अगर हम एक आम का पेड़ लेंगे तो उसके बीज जो होंगे उनको उगाने पर हमें आम का ही पेड़ प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर एक मनुष्य है, उसकी संतान जो होती है वो भी मनुष्य ही पैदा होती है। तो इस प्रकार से जनन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को जन्म दिया जाता है। मतलब एक पीढ़ी है, उसी से नई पीढ़ी पैदा होती है। मनुष्य है, जैसे उससे नई पीढ़ी पैदा हो रही है। तो इस तरीके से कोई भी जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब बच्चों, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर हम एक आम का पेड़ लें और उसका मतलब आम के पेड़ का बीज लें तो उससे आम का ही पौधा क्यों उगता है, या अगर एक कुत्ता है तो उसका बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है, या उसमें वही गुण क्यों होते हैं, या बिल्ली के बच्चे में बिल्ली वाले ही गुण क्यों होते हैं। तो ये अगर हमारे मन में प्रश्न उठता है तो मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि जैसे कोशिका होती है, और मतलब कोई भी जीव है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, सब कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। और कोशिका के मध्य में होता है नाभिक। आपने ये पढ़ रखा है पहले कि हर कोशिका के मध्य में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिन्हें हम गुणसूत्र भी बोलते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या जो है हर एक कोशिका में निश्चित होती है। जैसे कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनको हम 23 जोड़े गुणसूत्र भी बोलते हैं। जैसे मटर का पौधा है, उसके अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हर एक जीव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। अब बचे जो ये गुणसूत्र जिनको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इनके अंदर होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन। ये डीएनए और किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब जो ये डीएनए है, इनके छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको बोला जाता है जीन। जो ये बच्चे जीन है, ये किसी भी जीव के गुणों को निर्धारित करते हैं। जैसे जो माता पिता में जो गुण होते हैं वो इन जीन के कारण ही जो उनके संतान है उनमें जाते हैं। तो इसी वजह से जैसे हम एक अमीबा की बात करें, अमीबा है और ये उसके अंदर नाभिक है। अगर उसमें इस तरीके से खंडन होता है, मतलब जो अमीबा है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से 2 अमीबा उत्पन्न होंगे। और इस तरह से जो इनके अंदर गुणसूत्र थे और जो जीन थे वो किसमें जाएंगे, संतति कोशिका में जाएंगे। और इस कारण इन जो अमीबा के जो ये संतान उत्पन्न हुई है उनमें उनके जनक के गुण आ जाएंगे। तो इस तरह से गुण किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जीन के कारण जाते हैं। तो जीन में कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि कोशिका में क्या होता है, नाभिक, और उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। और डीएनए के टुकड़ों को वो क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। और इसे ही हम जनन प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है। बच्चों, जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, नर और मादा दोनों मिलकर संतान को उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों मिलकर संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे नर है, उसमें से नर युग्मक आता है जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, और मादा से युग्मक आता है जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। और बच्चों, इन दोनों के मिलने से ही नई संतान की उत्पत्ति होती है, और इसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हमें नर युग्मक शुक्राणु चाहिए और मादा युग्मक अंडाणु चाहिए, और दोनों के मिलने से बनती है संतान। तो इस तरीके से लैंगिक जनन में दोनों लिंग की जरूरत पड़ती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी नर और मादा, इस तरह से। और दूसरा होता है बच्चों अलैंगिक जनन।
जो अलैंगिक जनन है बच्चों, इसमें एकल जीव ही संतान उत्पन्न कर सकता है। मतलब इसमें आपको नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं होती, एक ही जीव अकेला ही संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको अमीबा का उदाहरण दिया था कि अमीबा जो है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और दोनों ही अलग अलग अमीबा इस तरह से बन जाते हैं। तो इसमें एक ही जीव जो है वो 2 में खंडित हो जाता है, इसको हम द्विखंडन विधि बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम और उदाहरण लेना चाहें तो जैसे आपने पुदीना देखा होगा, पुदीना जो होता है उसकी जड़ हम लगा देते हैं और जड़ से नए पुदीने के पौधे और तैयार हो जाते हैं इस तरह से। तो उसमें भी नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती, एकल जीव से ही नई संतान उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी किसके अंदर आता है? अलैंगिक जनन में आता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 तरह से होता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन क्या होता है? जब नर व मादा दोनों युग्मकों के संयोजन से होने वाली प्रक्रिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नर और मादा इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, तो दोनों के युग्मकों के संयोजन का मतलब उनके जुड़ने से होने वाली प्रक्रिया। लेकिन जो अलैंगिक जनन है, मैंने अभी आपको बताया कि नर व मादा युग्मकों के संयोजन के बिना होने वाली प्रक्रिया। बिना का मतलब अब उसमें तो दोनों की जरूरत पड़ती है, बट इसमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो नर से क्या मिलता है? शुक्राणु, और मादा से क्या मिलता है? अंडाणु। लेकिन यहाँ पे क्या है? एकल जीव से जनन की उत्पत्ति की प्रक्रिया, मतलब एक ही जीव जो है वो ही जनन करता है। अब आगे क्या है? यह एक ही प्रकार का होता है। जो लैंगिक जनन है वो एक ही प्रकार का होता है, मतलब उसके कोई और आगे टाइप्स नहीं होते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन है यह कई प्रकार का होता है। मतलब अलैंगिक जनन के आगे हम बहुत सारे प्रकार पढ़ने वाले हैं। 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन, जो अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो लैंगिक जनन होता है बच्चों, इसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं। विभिन्नताएं बच्चों, विभिन्नताओं का मतलब होता है कि जो नए संतान उत्पन्न होती है उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ गुणों में बदलाव आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं विभिन्नता। ये क्यों आते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के युग्मक जो है उनका संयोजन होना है। तो क्या होगा कि नर के गुण भी आएंगे और मादा के गुण भी आएंगे, और दोनों के मिलने के कारण विभिन्नताएं तो आएंगी। जैसे हम कई बार कहते हैं कि बच्चे आपकी शक्ल आपके मम्मी से भी मिलती है, आपके पापा से भी मिल रही है, तो दोनों ही के गुण आपके अंदर आए हुए हैं, तो विभिन्नताएं आ जाती है वहां पर। लेकिन बच्चों अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एकल जीव ने ही संतान उत्पन्न करनी है, तो एकल जीव में जो गुण होंगे वही उसकी संतान में आएंगे। जैसे कई बार कोई भी पेड़ है उसके मीठे फल हैं, तो हम उसी के बीजों को लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो नए पौधे में फल आएंगे, नए पेड़ में, वो भी मीठे ही होंगे। तो इस तरीके से वही गुण आगे आ जाते हैं अगली पीढ़ी में। तो इसमें विभिन्नताएं क्या होती हैं? कम होती हैं। तो आज हमने पढ़ा जनन किसे कहते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आप जितना काम कराया गया है उसे अच्छे तरीके से याद कर लेना।